हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। बेटा मैं आ गया हूँ सिंगल वीडियो लेके एंटायर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। सिर्फ ये वाला वीडियो देखो और आपका पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। चलो देखते हैं। बेटा मेरा पेन कहाँ है? आ गया पेन। चलो जी देखते हैं सर। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा सिर्फ चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं मिला हुआ। ठीक, चलो सर। एम्प्लॉयमेंट में सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट। सर अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन एग्जाम में पूरे चांसेस आएंगे, चाहे कुछ भी पूछे उसके साथ लगा के पूछ लेंगे। क्या होता है सर अनएम्प्लॉयमेंट? अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, याद कर लेना वर्ड बेटा, विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। इच्छा भी है और करना भी चाहता है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। सर करंट सिनेरियो की बात कर रहे हो, पागल पिटवाओगे क्या मुझे? चलो जी अगला। दूसरा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सर देखो, वैसे ना टाइप बेटा बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा आप ये बस 3 लिखोगे। पहला है डिस्गाइज्ड, दूसरा है ओपन और तीसरा है सीजनल। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं, यही लिख के आना। ठीक, डिस्गाइज्ड वाला ना बेटा रूरल एरिया में पाया जाता है। रूरल एरिया में क्या होता है कि एक आदमी के पास अपना एक खेत है, वो खुद वहां पे काम कर रहा होता है। ठीक, लेकिन जब उसके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वो भी उस खेत में काम करने लगते हैं, उसकी बीवी उसी खेत में काम करने लगती है, बच्चों की शादी हो जाती है, वो उसकी बीवी भी उसके बच्चे भी उसी खेत में काम कर रहे होते हैं। मतलब सर अकेला आदमी उस खेत को, पूरे खेत को जोत सकता था। ठीक, मतलब वहां पे खेती कर सकता था, लेकिन उसी खेत में इतने सारे लोग काम करने लग जाएंगे। तो मोर पीपल आर एंगेज्ड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको कहीं जॉब ही नहीं मिल रही, तो क्या करें सर? दूसरा है ओपन। ओपन वाला बड़ा सिंपल है, यही डेफिनेशन होती है बेटा। सर नहीं समझ में आया। ओपन का मतलब मैं रिलेशनशिप के लिए ओपन हूं लेकिन मिल नहीं रही। अरे क्या कह रहे हो? अरे पर्सन एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट, उस रेट पे काम करना चाह रहा है लेकिन बेचारे को मिल नहीं रही है। सर ये तो सेम डेफिनेशन हुई, तो मैं तो बोला सेम है, सेम लिखना। लास्ट वाला बेटा सीजनल। सीजनल क्या होता है? ये रूरल में भी मिलता है और अर्बन में भी मिलता है, दोनों जगह मिलता है। सर कैसे? देखो बेटा, सीजनल अगर आप रूरल एरिया में हो तो रूरल एरिया में क्या होता है कि सीजन के हिसाब से क्रॉप वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं मिल पाता। वैसे ही अगर आप अर्बन एरिया में हो तो बेटा अर्बन एरिया में भी सीजन के हिसाब से इंडस्ट्री, सीजन के हिसाब से फॉर्म, सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट बिकते हैं। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो सीजनल प्रोडक्ट बेचती है तो वहाँ पे इस चीज़ की जॉब में शॉर्टेज आ जाती है। चलो सर, 2 चीज़ें समझ में आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक सर, अगला कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेमेडीज। देखो बेटा मैं इतना आसान बना के लाया हूं कि कोई बच्चा इसको भूल ही नहीं सकता। कारण क्या है और इसका तरीका क्या है? जो कारण है वही तरीका है। नहीं समझ में आया सर? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो मास्टर वीडियो, इसको कर लो एग्जाम में फुल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉज है बेटा, कॉज। इसके अंदर आप दुनिया की कहानी लिख सकते हो, दुनिया की कहानी, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत बात बता देता हूं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज कई लोगों में बढ़ता चला जाता है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज कई लोगों में बढ़ता चला जाता है। अब अगर लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत सारे लोगों में बढ़ता चला जाएगा तो वहां से जो जॉब जनरेशन है वो तो लिमिटेड रहेगी। इसीलिए एक बहुत बड़ा मेजर कारण हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको अच्छे से 2-4 लाइन में लिखना। अगला बेटा अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। यहां पे आपको क्या लिखना है? यहां पे आपको लिखना है विद इन द टाइम, जिस हिसाब से समय बढ़ा उस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजीज नहीं बढ़ी। अब टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर उस हिसाब से नहीं डेवलप कर पाया। एक टाइम पे हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थे, लेकिन आज नहीं है। सर ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। डन। देखो ना बेटा, बारिश नहीं हो पाती, लेकिन इसकी भी टेक्निक है कि बारिश कैसे हो, या अगर बारिश नहीं हुई तो उसका क्या टेम्पररी सोल्यूशन निकाला जाए। हमारे यहाँ पे ये सब टेक्निक ही नहीं है, या अगर है तो बहुत छोटे स्तर पे है। चलो तीसरा, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। इस पे तो भाई साहब कम से कम 3 पेज में अकेले भर सकता हूँ। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 पेज नहीं भरने, आपको 3 लाइन में क्या लिखना है। आपको 3 लाइन में लिखना है हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे MBA हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहां पे आपको एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं मिलती, सिर्फ कोर्स करा दिया जाता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, इंडस्ट्री में आपको क्या नाम है एक्सेस नहीं मिलता, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि आपका एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो। आपको ये बात लिखनी, बिंदास इंजीनियरिंग, MBA इनका नाम लिख के आना। ठीक, CA का नाम नहीं लिख के आना, यहाँ पे बड़ा प्रोफेशनलिज्म है। अगला स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। यस सर, इसको ना अभी हम आगे एक चीज और देखें जहाँ पे आएगा जॉबलेस ग्रोथ। ये वही वाली बात कह रहा है कि हमारी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ना वो स्लो है। सर कई बार इकोनॉमी बढ़ जाती है लेकिन इंडस्ट्री का ग्रो नहीं हो पाता। लास्ट है बेटा फॉल्टी या इनएडिक्वेट प्लानिंग। ये सबका कारण पता है क्या है? ये फॉल्टी और इनएडिक्वेट प्लानिंग भी है। एक समय जब चाइना अपने यहाँ पे पॉपुलेशन
एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए नई नई पॉलिसीज ला रहा था। इंडिया उस समय भी सिर्फ गाइडेंस इशू कर रहा था, पॉलिसीज नहीं ला रहा था, सिर्फ गाइडेंस इशू कर रहा था, लोगों को अवेयर कर रहा था, लेकिन कोई पॉलिसीज नहीं बना था। लेकिन देखो अब पॉलिसी की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे फॉल्टी और इनएडिक्वेट प्लानिंग थी। अब बेटा जिसको ये याद हो गया ना, उसको ये भी याद हो गया। सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल कर लो, देखो यहाँ पे है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर डेवलप कर लो, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है सर उसको रिफॉर्म लाओ ना एजुकेशन सिस्टम में। अच्छा स्लो ग्रोथ है सर उसको एक्सेलरेट करो, जीडीपी को भी ग्रोथ को भी। फॉल्टी है तो सर उसको इनहांस करो। देखो जी एक बार में याद हुआ, यस सर एक बार में याद हुआ। अब बेटा एक और चीज देख लो बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सर सवाल है क्या इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है? करती है ना बेटा, करती है सर, कर रही है। देखो फिर आप वही बात करो ना, अब लड़ाई हो जाएगी, मैं वो बात करना ही नहीं चाह रहा। सर इसमें आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि यस हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ कामें करती है। पहला जी मनरेगा, देखो मैं इसको तोड़ के लिखा है, बच्चे इसको ना एग्जाम में गलत कर देते हैं। MGN, आपको KGF तो याद रहेगा आज तक, MGN याद नहीं होगा। MGN रेगा मतलब मनरेगा 2005 में पॉलिसी आई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, डन। चलो सर 2005, इसमें क्या बातें लिखनी है आपको? पहली बात लिखनी है ये सिर्फ और सिर्फ रूरल के लिए, ठीक, और इसके अंदर वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सेल्फ वाला नहीं मिलता। तीसरी बात, इसमें आपको एक आदमी को एक साल के अंदर कम से कम 100 दिन का जॉब मिलेगा। बताओ कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई। मतलब वो बाकी के 265 दिन भूखा मर जाए, खैर कोई बात नहीं, हमें ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितना बढ़िया है ना, बहुत तारीफ करनी है इसकी। अगला सर वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसमें क्या लिखना है सर? आपको लिखना है गवर्नमेंट को ऐसा लगता है इस अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ही गरीबी है, अगर गरीबी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप भाग जाएगा। इसके लिए उसने बहुत सारी स्कीमें लगाई हुई है, लेकिन आपको सिर्फ 2 स्कीम लिख के आनी है। पहला PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। अगला है बेटा SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये वेज एम्प्लॉयमेंट है बेटा, जो मैंने बोला। वीडियो को दोबारा जाओ सुनो और उसको लिखो, ठीक। अच्छा उसके बाद बेटा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखना है आपको? यहाँ पे आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको लिखना है कि गवर्नमेंट अपने यहाँ पे बहुत सारे काम डायरेक्टली करती है, जिससे क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें रन करती है, जहाँ पे वो लोगों को जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब या फिर टेम्पररी जॉब या संविदा पे जॉब, इससे कॉन्ट्रैक्चुअल जिसको कहते हैं वैसी जॉब देती है, और ये इस तरीके से हेल्प करती है। अगला है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है? आपको कम रेट पे रॉ मटेरियल्स दे देती है, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देती है, इस तरीके से वो आपको पुश करती है कि आप काम करो, हम आपको क्या नाम है सपोर्ट कर देंगे। वो आपके टैक्सेस में कंसेशन दे देती है। चलो जी ठीक, अच्छा लगा, जल्दी से इसकी फोटो लो। हाँ जी, अब उसके बाद देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वर्कर कौन होता है? अब वर्कर इज एन इंडिविजुअल, याद रखना वर्कर कोई अकेला आदमी होगा। वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न लिविंग। सिंपल डेफिनेशन, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न लिविंग। ठीक सर, अब इसको ना टाइप में बांटा, जैसे भी आपने अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप किया था, वैसे ही अब वर्कर के टाइप को 2 पार्ट में बांटा गया, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब नाम से ही पता है कि जो अपना काम करता है, लेकिन इसको लिखना कैसे? इसको ऐसे लिखना है, दोज हु आर एम्प्लॉयड और इंगेज इन देयर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस वाला भी और प्रोफेशन वाला भी दोनों सेल्फ एम्प्लॉयड माना जाएगा, डेटा बाद में देखेंगे। वेज एम्प्लॉयड, दोज हु वर्कड फॉर अदर फॉर वेजेस एंड सैलरी। यहाँ पे ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना जरूरी है, मतलब मालिक और नौकर होना जरूरी है यहाँ के केस में। अब ये 2 पार्ट में बटा, पहला कैजुअल वर्कर, अगला रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन है? देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ये आएगा तो ये भी आ जाएगा, एग्जाम में लिखने का कंटेंट भी मिल जाएगा। कैजुअल वर्कर वो जो कैजुअली इंगेज्ड होता है। कैजुअली इंगेज्ड का मतलब आज तो है काम, पता नहीं कल मिले ना मिले, ठीक। इसको पूरी लाइन में लिखना, अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन सम एम्प्लॉयमेंट फॉर कैजुअली इंगेज, नो रेगुलर इनकम। बेचारे की देखो जिसको जॉब ही कैजुअली मिल रही है तो उसकी इनकम भी रेगुलर नहीं होगी, तो नो रेगुलर इनकम। अब रेगुलर इनकम नहीं है, जॉब रेगुलर नहीं है, तो नो जॉब प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी, जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। अच्छा, नो सोशल बेनिफिट, बेचारे को कोई सोशल बेनिफिट भी नहीं मिलते। सोशल बेनिफिट मिलने का मतलब जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है ना, PF की स्कीम हो गई, ग्रेचुटी की स्कीम हो गई, बोनस की स्कीम हो गई, इन सब में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक सर, रेगुलर अगर ये याद तो इसका बिल्कुल उल्टा सर, रेगुलरली इंगेज्ड
रेगुलर जॉब, रेगुलर इनकम, जॉब प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी। डन। अब एक छोटा सा डेटा देख लेते हैं बेटा। डेटा इंडिया में क्या सिचुएशन है, इंडिया में क्या सिचुएशन है। आप में से ईयर नहीं पूछोगे कौन से ईयर का, बस आप लिख के आओगे। ये ऐसे समझो ये लेटेस्ट है। 52% ऑफ इंडियन लेबर वर्कफोर्स, मतलब जो काम करना चाहती है उसमें या करती है उसका 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 25% कैजुअल वर्कर है और 23% रेगुलर वर्कर है। तो इसका मतलब आज भी इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अपना काम खुद कर रही है। सर ऐसा है क्यों? हम अपने आसपास तो ये देखते सब लोग जॉब पे जाते हैं। देखो बच्चों क्या है, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग इंगेज है और एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में इकलौता ऐसा है जो अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो वहां पे ज्यादा लोग काम करते हैं, इसीलिए ये वाला ज्यादा हो गया। ठीक है, ये क्या नाम है, एग्रीकल्चर के वजह से ज्यादा है। ठीक, चलो सर ये समझ में आया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कैजुअल वर्कर। अब इसी को मैं थोड़ा सा इधर ले जा रहा हूँ, इधर देखो इधर आगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसका क्या मतलब है? कैजुअलाइजेशन, कैजुअल वर्कर देखा था, कैजुअलाइजेशन, कैजुअल से बना कैजुअलाइजेशन। अब आपको इसका मीनिंग अपने आप ही याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब हो गया जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड से निकल के और रेगुलर एम्प्लॉयड से निकल के कैजुअल की तरफ जाने लगो। सर ऐसा होता है, मजबूरी में ऐसा होता है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्कफोर्स। अब इसको देखो डेटा से प्रूव करने के लिए 2011-12 में 18% था कैजुअल वर्कर, लेकिन 2017-18 में ये 18% बदल के 23% हो गया। देखो लोग कितनी तेजी से कैजुअलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये सिस्टम की गलती है बेटा। सिस्टम की वजह से रेगुलर जॉब्स जा रही है लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा और वो कहाँ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं? कैजुअल में। मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन ही है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक, चलो जी। उसके बाद अगला है बेटा इनफॉर्मलाइजेशन। क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन? एग्जाम के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बाकी चीजें बता रहा हूँ, ये उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन का मतलब शिफ्टिंग टू कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब शिफ्टिंग टू इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन सर इसमें हम लोग कहां से आए थे? सेल्फ से और रेगुलर से। इसमें कहां से आए? फॉर्मल से। देखो द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल सेक्टर। डेटा देखो कितना गजब का डेटा है। 6% इंडिया में फॉर्मल है सिर्फ और सिर्फ। कुछ किताबें इसको 7% भी कहती है। आप 6 to 7% अराउंड लिख के आओगे। ठीक, ये 6% है और 94% इनफॉर्मल सेक्टर है। एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। आज बताऊंगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। पहला, सर फॉर्मल सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंटरप्राइजेस काम करती है, लेकिन अगर वहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर इंगेज्ड हैं तब वो फॉर्मल माना जाएगा। मतलब मान लेते कोई पब्लिक सेक्टर ही है या कोई प्राइवेट सेक्टर ही है, लेकिन वहां पे काम करने वाले लोग 10 से कम है तो उसको इनफॉर्मल मान लिया जाता है। लेकिन 10 या 10 से ज्यादा है तो उसको फॉर्मल माना जाता है। वहां पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वहां पे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है, वहां पे रेगुलर इनकम होती है, वहां पे रेगुलर प्रोटेक्शन होता है, रेगुलर इनकम के साथ जॉब की सिक्योरिटी भी रहती है। ठीक, और सिर्फ इसका अपोजिट हो जाएगा कि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर वर्किंग ऑफ द पीपल इज लेस देन 10 और लेस देन 10। ठीक सर, ये भी याद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। अच्छा सर, इसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं दो चीजें। ये एग्जाम में ऐसे समझो कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बनेगा। सर आपने तो बड़ा लिखवाया नहीं, अभी देखो बड़ा कंटेंट बता देता हूँ। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। सर एम्प्लॉयमेंट का ग्रो और जीडीपी का ग्रो, अगर ये दोनों साथ साथ चले तो इसका मतलब आपकी कंट्री सुपर्ब है। लेकिन अगर ये नहीं चल रही तो इसका मतलब कंट्री में कहीं ना कहीं दिक्कत है, कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग में दिक्कत है। क्या हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है? देखो इस टॉपिक पे मैं वीडियो में तो बात नहीं करूंगा। ठीक, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। अब देखना जरा, 1950 से लेके जब से हम लोग रिपब्लिक हुए तब से लेके 2010 तक का डेटा ये कहता है कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। मतलब बढ़ दोनों रहे हैं लेकिन ये ज्यादा बढ़ रहा है। ये कौन? सर जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो ये किस तरीके का ग्रोथ है? सर ये इंडिकेट करता है जॉबलेस ग्रोथ को। ये इंडिकेट करता है जॉबलेस ग्रोथ को। मतलब कंट्री तो बहुत बढ़ रही है लेकिन यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा। सर ऐसा हो क्यों रहा है? अंबानी अडानी बताएंगे आपको। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। डन, समझ में आया? पक्का?
चलो जी, जो भी मैंने जितना करा है इतना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेना। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक मुझे ऐसा लगता है वो सेकेंडरी पार्ट है, उसको मैं टेलीग्राम वाले चैनल में उसका लिंक डाल दूंगा, आई मीन उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा और उसका पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। लेकिन जो इस वीडियो में कराया गया ये तो जरूर देख के जाना, ठीक। इतना इतना एग्जाम में से आ जाएगा, चांसेस 100% इसके। लेकिन फिर भी एक बार आप टेलीग्राम वाले चैनल में जाके इसका भी पीडीएफ और थोड़ा सा एडिशनल उसका भी पीडीएफ देख लेना, ठीक। चलो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।